अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सरफराज अहमद आखुंद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सक्कर। 1905 में शिमला में मुसलमानों के डेलीगेशन ने गवर्नर जनरल से ये क्यों डिमांड किया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। ये सिर्फ जिद थी क्या या कि एक लॉजिकली डिमांड थी उन हालात की वजह से जो आए वजूद में 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या 1892। आपको पता है कि ब्रिटिश राज 90 साल का था। इसमें 6 एक्ट आए थे बरतानिया से जो वर्क कर रहे थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हियर। उनमें से 3 एक्ट्स का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था और 3 एक्ट का नाम इंडियन काउंसिल एक्ट था। मैंने आपको पहले भी बहुत से वीडियो लेक्चर में ये बताया कि इन दोनों में आप डिफरेंस रखिएगा। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मतलब था कि गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर में उन्हें कोई ना कोई चेंज लाते थे, जबकि इंडियन काउंसिल एक्ट का मतलब होता था कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर तो सेम रहता था, मगर जो उस वक्त की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, चाहे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर पे हो या सूबों में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उनकी कंपोजिशन या उनकी तादाद को भी बढ़ाते थे और उनके फंक्शन को भी एक्सटेंड करते थे। ये डिफरेंस जब आप समझेंगे और जहन में क्लियर कर देंगे तो आपको ब्रिटिश दौर के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को समझने में आसानी हो जाएगी। आपको पता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, और ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर 1857 की जंग आज़ाद के बाद ख़त्म हो गया था, तो सर सईद अहमद खान ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिसालाए इसबाब बगावत हिंद, यानी काजेस ऑफ द इंडियन रिवॉर्ड। उसमें उन्होंने ये वाजे किया था कि एक बड़ी वजह ये थी कि जितनी भी काउंसिल्स थी, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की हों, उसमें कोई भी इंडियंस नहीं था, इसलिए जो भी कानून साजी होती थी तो इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। और दूसरी वजह यह थी कि जो नन इंक्लूजन थी इंडियंस की, उसकी वजह से गवर्नमेंट हमेशा इट रिमेन्स अनअवेयर अबाउट दी वरीज एंड दी प्रॉब्लम्स ऑफ द नेटिव्स, यानी कि वो नेटिव्स के प्रॉब्लम्स के लिए से बाखबर होती थी। ये जो किताब थी, ये आपको पता है सर सईद अहमद खान ने एक कॉपी अपने पास रखकर बाकी जितनी भी प्रिंटेड कापियाँ थी वो बरतानिया के पार्लियामेंट को भेजी थी, जिसकी वजह से जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो उसमें ये कहा गया था कि आप इंडियंस को भी इंक्लूड करें। इससे पहले कि मैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की तरफ आऊँ, मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझा दूं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह रन करती थी। यहाँ पर फेडरल सिस्टम के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन रन करती थी। सेंटर में गवर्नर जनरल होता था, उसकी काउंसिल्स होती थी, उसके पास 2 काउंसिल्स होती थी, एक उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और एक उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सर सईद अहमद की किताब के पढ़ने के बाद ये रिकमेंड किया गया कि इस काउंसिल में नेटिव्स को भी इंक्लूड किया जाए। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को ऑर्डिनरी मेंबर्स कहा जाता था और गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसका अब नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उनके मेंबर को एडिशनल मेंबर कहा जाता। और ये एडिशनल मेंबर भी फिर 2 हिस्सों में तकसीम होते थे। एक होते थे ऑफिशियल एडिशनल मेंबर जिनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था, और दूसरे होते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर जिनको भी गवर्नर जनरल शुरू में नॉमिनेट करता था, मगर वो लोकल्स होते थे, ऑफिशियल्स नहीं होते थे। तो ये स्ट्रक्चर था फेडरल के यानी कि सेंटर में भी, और ये स्ट्रक्चर था प्रोविंस में भी। वहाँ पर भी गवर्नर के पास उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली दफ़ा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर में थी उसमें एडिशनल मेंबर की तादाद 6 से लेकर 12 की गई, और ये लिखा गया, उसमें ये प्रोवाइड किया गया था कि इसमें से तकरीबन आधे नॉन ऑफिशियल्स होंगे, यानी कि ये लोकल्स होंगे, जिसमें लैंडलॉर्ड्स भी हो सकते थे, जिसमें एडवोकेट्स भी, हाई प्रोफेशन के लोग भी हो सकते थे। ये गवर्नर जनरल की डिस्क्रिप्शन थी, वो किसको नॉमिनेट करता है। ये थी जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। मगर यहाँ पर मैं आपको एक दो फिर बता दूं, ये सिचुएशन के बाद सर सईद अहमद खान की गाइडेंस की वजह से मुसलमान फोकस थे एजुकेशन में, पॉलिटिक्स से अवॉइड करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी 1885 में, और उसकी डिमांड्स यही थी कि किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ लाई जाए।
और जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें जो मेंबर्स हों वो इलेक्ट होकर जाए, नॉमिनेशन ना हो, और जो इलेक्शन भी हो वो हाईली क्वालिफाइड बेस्ड हो, जिसका मतलब है कि वो लोग सिर्फ वोट देंगे जिनके पास या तो हाई प्रॉपर्टी होगी या फिर हायर एजुकेशन होगी। अब इसका मतलब था कि मुसलमानों को कोई भी चांस न मिले रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि मुसलमान न तो उस वक्त हाईली क्वालिफाइड थे, न ही उनके पास हाई प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब था कि बेस पे वो किसी को वोट नहीं देते, उनकी वजह से रिप्रेजेंटेशन आगे नहीं जाते। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कांग्रेस की इन डिमांड्स को मोस्टली एक्सेप्ट किया गया और ये प्रोवाइड किया गया कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी, चाहे वो सेंटर पे हो यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, या सूबों में हो यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, इनमें जो एडिशन मेंबर की तादाद होगी वो बढ़ाई जाएगी। सेंट्रल लेजिस्लेचर में अब एडिशन मेंबर की तादाद 10 से लेकर 16 तक की गई, और इसमें यह क्या कहा गया कि इसमें 6 ऑफिशियल होंगे, बाकी सारे नॉन ऑफिशियल्स होंगे। इसी तरह सूबों में भी इस तादाद को बढ़ाया गया। जहां तक सूबों में एडिशनल मेंबर का ताल्लुक था तो ये प्रोवाइड किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कि मद्रास और बम्बे में एडिशनल मेंबर की तादाद कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होगी, जबकि बंगाल की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये तादाद फिक्स 20 होगी, और NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो कि नया वजूद में आया था, इसमें भी तादाद एडिशनल मेंबर्स की फिक्स होगी और वो 15 होगी, जिसका मतलब था कि कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल चेंज हो गई थी। इसके अलावा काउंसिल्स के पावर्स को भी बढ़ाया गया था। पहले आपको पता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की साइज को बढ़ाया गया, अब उसके पावर को भी एक्सटेंड किया गया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल सजेशंस दे सकती थी, वो बजट को डिस्कस कर सकती थी, मगर एज अ होल डिस्कस कर सकती थी, आइटम बाय आइटम डिस्कस नहीं कर सकती थी। जहां तक एडिशन मेंबर जो नॉन ऑफिशियल्स थे उनको काउंसिल में पहुंचाने का तरीका था उसमें यह था कि वैसे तो नॉमिनेशन प्रोवाइड की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कि यानी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे उनको नॉमिनेट करेगा गवर्नर जनरल, मगर उस एक्ट में रेगुलेशन बनाने का पावर्स या गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को था। तो उन्होंने ये कहा कि वैसे तो ये नॉमिनेशन होगी मगर बेसिकली ये इलेक्ट होकर आएंगे मुख्तलिफ बॉडी से थ्योरेटिकली, और जो भी इलेक्ट होकर आएगा तो गवर्नर जनरल उसी को नॉमिनेट करेगा और जनरली उसको रिफ्यूज नहीं करेगा। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करने या सिलेक्ट करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मद्रास की, बॉम्बे की, NWP की और बंगाल की, और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यानी कि ये चारों या पांचों जो बॉडीज थी ये इलेक्टोरल कॉलेज बनाती थी जो इलेक्ट करती थी उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उन नॉन ऑफिशियल मेंबर को। अब आप ये ध्यान में रखिएगा। और फिर जब सूबे पे आते थे तो उनको जो मुख्तलिफ बॉडीज होती थी, म्यूनसिपलिटी, सेनेट ऑफ यूनिवर्सिटी और ट्रेड एसोसिएशन, तो वो सूबाई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उनके नॉन ऑफिशियल मेंबर को इलेक्ट करते थे। अब फिर जो उनको इलेक्ट करते थे वो तो जनरली वोटर्स होते थे। ये तो तरीका था जनाब जिसके जरिए नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चले जाते थे। जहां तक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का ताल्लुक था तो उसमें वो लोग आते थे जिनको ट्रेड एसोसिएशन सूबे की, यूनिवर्सिटीज की सेनेट, म्यूनसिपैलिटीज जिनको इलेक्ट या सिलेक्ट करके भेजती थी उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता था। इस तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की इंक्लूजन हो गई। यानी कि वैसे तो ये तरीका नॉमिनेशन का था मगर इसमें इलेक्शन एलिमेंट शामिल हो गया था। अब मसला ये था कि जितने भी बॉडीज थी जो कि चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करती हो या फिर वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इलेक्ट करते हो, इसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन 0 थी। इसका मतलब कोई मुसलमान
इस काउंसिल्स में इलेक्ट नहीं हो सकता था। ये एक अजीब बात थी और ये मुसलमानों के लिए बड़ी परेशानी का बायस थी, क्योंकि मुसलमान पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, मुसलमान सोशली बैकवर्ड थे, इकोनॉमिकली तबाह थे। उसके बरक्स हिंदुओं के पास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। वो एजुकेशनली एडवांस थे, वेल ऑफ थे। तो इसका मतलब था कि जितनी भी इंक्लूजन होगी, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, उसमें मुसलमानों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब सवाल यह आया, तो अब क्या किया जाए? आपको पता है कि मुसलमानों ने इलेक्शन एलिमेंट को बहुत अपोज किया था। सर सैयद अहमद खान ने भी अपोज किया था कि जितनी भी काउंसिल में अगर आप इंडियंस को इंक्लूड भी करेंगे तो उसका कोई तरीकाकार ऐसा हो जिसमें नॉमिनेशन हो, इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन का मतलब है मुसलमानों का कोई भी नुमाइंदा उस काउंसिल में नहीं जा सकेगा। अब सवाल ये कि गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आ तो गया, अब क्या किया जाए? अब रिवर्स तो हो नहीं सकता, इसलिए 1896 में पहली दफा सर सैयद अहमद खान के बेटे ने उन हालात को डिस्कस करने के बाद ये डिमांड की कि अब क्योंकि काउंसिल्स में इलेक्टिव एलिमेंट आ चुका है तो मुसलमान के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। जो आपने देखा कि मुसलमानों की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, वो इलेक्शन का जो एलिमेंट इंटर हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, जिसमें मुसलमानों के लिए कोई चांस नहीं था। तो मुसलमानों की डिमांड डायरेक्टली इंडियन काउंसिल एक्ट 1982 के उस मैकेनिज्म के बदले में आई कि जिसके तहत मुसलमानों को उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। ये डिमांड आस्ता आस्ता जोर पकड़ गई और अल्टीमेटली शिमला डिप्यूटेशन में इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। तो ये था जनाब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। उम्मीद है कि आप ये लेक्चर इजीली समझते होंगे। इस लेक्चर को मैंने थोड़ा एकेडमिक से हटके रिसर्च में इंटर कर देता हूँ ताकि दोनों लोग इसको समझें, और ख़ास तौर पे वो यंग जनरेशन जो पाकिस्तान स्टडी से थोड़ी सी परेशान होती है, जो उनको समझ में नहीं आता, वो उनको ये आस्ता आस्ता समझ में आएगा। इन लेक्चर्स को आप रिपीटेडली सुनेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप फिर इस कंट्री से बहुत ही मोहब्बत करेंगे और इस तरह मेरा मकसद हासिल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।